इसराइल और हमास के बीच फ़लस्तीन में जंग अभी जारी है और ये जंग बहुत ख़तरनाक हो चुकी है और ये कब ख़त्म होगी इसकी उम्मीदें अभी किसी को भी नहीं है। इस दौरान जो डेवलपमेंट्स हुए हैं हम उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। साथ ही बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम्स हैं उनका एक सवाल रहता है सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से। वो कहते हैं कि अरब मुसलमानों के 57-58 मुस्लिम मुल्क हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर पावर है वो इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करता है। तो हम आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो 58 मुस्लिम मुल्क हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं, या अगर कार्रवाई करते हैं तो क्यों बचते हैं उससे। देखें, इसराइल के ख़िलाफ़ 1948 में इसराइल वजूद में आया और उसके अगले ही दिन जिस दिन इसराइल वजूद में आया था कई सारे मुस्लिम देशों ने, जॉर्डन, लबनान, मिस्र और सीरिया ने इसराइल के ऊपर कार्रवाई की थी, फौजी कार्रवाई की थी, बड़ी कार्रवाई थी, एक जंग थी वो। और इसराइल ने तमाम मुस्लिम देशों को हरा दिया था जो उस जंग में शामिल थे। उसके वास्ते दो जंगें और हुई, यानी कुल 3 जंगों में इसराइल मुस्लिम ममालिक को हरा चुका है। इसलिए तमाम मुस्लिम देश इस वास्ते यह बचते हैं कि उनका मुकाबला इसराइल से हो और वो हार जाएं। बार बार की जो हार है वो इंसान की बेइज्जती कराती है, मुल्कों की बेइज्जती होती है उससे, और उनकी अपनी तमाम रेपुटेशन वो डिस्ट्रॉय होती है। तो मुस्लिम ममालिक इस बात से बचते हैं कि हम अगर इसराइल से वॉर करते हैं तो उसमें अगर हम हार गए तो वो हमारी बेइज्जती होगी और वो जंग नहीं करना चाहते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान को लेकर के बात होती है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, फौजी ताकत, और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी ताकतवर फौज है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो दुनिया की सबसे अच्छी और बेस्ट एयर फोर्स मानी जाती है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI वो FBI से भी एक्टिव मानी जाती है। अब पाकिस्तान इसराइल से जंग क्यों नहीं करता है न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद। पाकिस्तान के पास 7 लाख से ज़्यादा एक्टिव फोर्स है, 6-7 लाख उसके पास रिजर्व फोर्स है, न्यूक्लियर पावर है। तमाम मुस्लिम ममालिक में एकमात्र ताकत है पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर मुल्क है। तो पाकिस्तान इसराइल से जंग क्यों नहीं करता है, या पाकिस्तान इसराइल पर हमला क्यों नहीं करता है। पाकिस्तान अगर इसराइल पे हमला कर दे, न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता है पाकिस्तान। अब वो अगर आर्टिलरी से, एयरफोर्स से, नेवल से, किसी भी तरह से करता है तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 से लेकर के 8 दिन तक किसी भी मुल्क से जंग करने का कुल गोला बारूद हथियार मौजूद है। थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया और जो ममालिक हैं, उनके ऊपर वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स हैं उसने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि आप अपने यहाँ पर किसी भी तरह के या बहुत सारी तरह के जो हथियार हैं वो विकसित नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो हम फिर आप पे सैंक्शन लगाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह की पाबंदियाँ हैं, जो वो हथियार नहीं बना सकते हैं, उनको दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते हैं। जो हथियार वो दूसरे देशों से ख़रीदते हैं उसका गोला बारूद उनको उन्हीं देशों से ख़रीदना पड़ता है। अब अगर आज की तारीख में मान के चलिए भारत की पाकिस्तान की जंग होती है या पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से जंग होती है, तो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 10 दिन तक जंग कर सकता है, इतना गोला बारूद उसके पास मौजूद है। इस सूरत में वो इसराइल से कैसे मुकाबला करेगा। और दूसरे जंगें जो होती हैं बड़ी महंगी होती हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। पाकिस्तान के पास जो उसकी जो इकोनॉमी है वो सिफर है। $1 मिलियन के लिए उसको IMF के लिए IMF के सामने 1 साल तक जैसे भीख मांगना पड़ा। दुनिया के जो मुस्लिम मुल्क हैं, सऊदी अरब है, UAE है, उनके सामने उसको गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जा कर के उसको ये पैसे किसी तरह से अरेंज हो सके जो अपनी अर्थव्यवस्था को चला सके। जंग लड़ने के लिए आपकी पॉकेट बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए।
रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये ऐसे मुल्क हैं जो अपने यहाँ पर अपनी अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उससे हथियार बनाते हैं और दुनिया को बेचते हैं। ये जो हथियार बेचते हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, साथ में पाबंदी लगा देते हैं कि आपको इससे रिलेटेड जो भी एम्यूनेशन है, जो भी गोला बारूद है वो हमसे खरीदना होगा। तो मालूम हुआ भारत ने राफेल पाकिस्तान से खरीद लिया, वो फ्रांस से खरीद लिया। तो राफेल के लिए जो भी नेसेसरी अदर आइटम्स हैं वो आपको फ्रांस से खरीदने पड़ेंगे। न तो आपको उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, न ही आपको एम्यूनिशन वगैरह की कोई टेक्नोलॉजी दी। तो ये मजबूरी हो जाती है। जैसे बोफोर्स तोप है भारत के अंदर, बोफोर्स तोप के जो गोले हैं वो आपको बाहर से खरीदने होंगे, आप नहीं बना सकते हैं। आप सिविल बोर की जो राइफल्स हैं जैसे 315 है या 32.32 बोर है रिवॉल्वर या पिस्टल, इस तरह के हथियार जो सिविलियंस को के लिए अलाउ होते हैं वो आप बना सकते हैं। तो ये एक दुनिया की एक पाबंदी रहती है। पाकिस्तान के पास जैसे हमने बताया 6 से 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन तक का एम्यूनिशन मौजूद है। इससे ज़्यादा वो जंग नहीं लड़ सकता है, वो किसी से भी हो। अब इसराइल के पास जो वेपन्स है या टेक्नोलॉजी है, 1948 में जब इसराइल वजूद में आया उससे पहले उसको अमेरिका और यूरोप के देशों ने उनके पास जितने बेस्ट वेपन्स थे इसराइल को दे दिए थे। जो भी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सब सारे देशों ने मिलकर के उसको पैसा दिया था। और इसराइल का एक भी नागरिक अब से लेकर के क़यामत तक कुछ भी ना करे, घर पे बैठा रहे, तब भी उसका सारा खर्चा अमेरिका और यूरोप के देश उठाएंगे। अमेरिका कहता है कि इसराइल इज सेकंड यूएस। इसराइल के तमाम मामला को खुद अमेरिका उसी तरह से डील करता है जिस तरह से वो अमेरिका के मामला को डील करता है। तो इसराइल के ऊपर इसलिए हमला करना पाकिस्तान हो या अरब देश हो उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब हम बात करते हैं जंग को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर। 7 तारीख को हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था। हमने आपको जानकारी दी थी, खबर दी थी कि तकरीबन 8000 लोग इसराइल के उस पहले दिन के हमले में मारे गए थे। पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी, इसलिए हम इसराइल सच बोलने को आज की तारीख में भी तैयार नहीं है। इसराइल की सेना ये बताने को आज तक तैयार नहीं है कि उसके कितने लोगों को हमास के लोगों ने बंधक बनाया हुआ है। हमारा जो हमको जानकारी है वो है 550 से ज़्यादा लोग। इसराइल की जो सेना है वो पहले कहती है 115, फिर कहती है 118, फिर कहती है 155, अब कहती है 250 से ज़्यादा लोग। इसराइल ने या दुनिया की किसी भी एजेंसी ने इसराइल में होने वाली हत्याओं या मौतों का आंकड़ा नहीं दिया है। इसराइल के जो बंधक हैं उनकी जानकारी नहीं दी है। हमास के जो लड़ाके हैं वो इसराइल के अंदर आज की तारीख में भी इसराइल के कई सारे शहरों में इसराइल के नागरिकों को बंधक बना करके वहाँ मौजूद हैं। और वहाँ पर इसराइल कोशिशों में है कि किसी तरह से इनसे नेगोशिएशन हो और हमारे लोगों को रिहा किया जाए। अब इसराइल के ने एक धमकी दी थी और उस धमकी के मुताबिक उन्होंने कहा था गाज़ा के लोगों को कि आप नॉर्थ ऑफ गाज़ा से माइग्रेट करें साउथ ऑफ गाज़ा की तरफ। तो तकरीबन जो ख़बरें हैं बीबीसी और डीडब्ल्यू की, उसके मुताबिक 10 लाख जो लोग हैं फ़लस्तीनी वो माइग्रेट करके पहुंच गए खान यूनुस सिटी में। अब खान यूनुस में क्राइसिस पैदा हो गई है उनको रखने की, रेफ्यूजीज की, और उनके खाने पीने रहने सहने तमाम बंदोबस्त करने की। 2 लाख के करीब लोग अभी भी गाज़ा में मौजूद हैं। इसराइल अभी तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो गाज़ा के ऊपर ज़मीनी कार्रवाई कर सके। गाज़ा में जो जानकारियाँ हैं वो थोड़ा सा और बता देते हैं। जो भारतीय मीडिया या वेस्टर्न मीडिया या अमेरिकन मीडिया या वर्ल्ड का जो इंग्लिश या इसराइलियन फॉलोअर्स हैं
वो जो मीडिया बता रहा है खबरें, वो मैक्सिमम खबरें आपको फेक और फ्रॉड और झूठ पे आधारित आपको खबरें मिलेंगी। इजराइल के गाजा के अंदर हमास की तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी ज़मीन के अंदर सुरंगें हैं। ये सुरंगें ज़मीन से 30 मीटर नीचे तक हैं। कितना? 30 मीटर नीचे तक, 9 से लेकर के 30 मीटर नीचे तक। वहाँ पर हमास ने अपना लोकल एक रेलवे नेटवर्क भी कायम किया हुआ है। छोटी छोटी बोगी वो उस ट्रेन से जुड़ी हुई हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। जो नेटवर्क है वो गाजा से वेस्ट बैंक तक जाता है। जो नेटवर्क है वो गाजा से लेकर के इजिप्ट तक जाता है। जो नेटवर्क है वो गाजा से लेकर लेबनान तक जाता है। अब अगर इसराइल कार्रवाई करता है, ज़मीनी कार्रवाई, तो उसको वहाँ हमास की तरफ से जो काउंटर होगा वो बहुत खतरनाक होगा। और इजराइल के अंदर इतना दम नहीं है कि वो उनके काउंटर को बर्दाश्त कर सके। दूसरे, फिर हम थोड़ा सा वापस आते हैं। मुस्लिम देश 58 मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? 58 मुस्लिम देशों की सेनाध्यक्ष बनाए गए थे जनरल राहिल शरीफ, पाकिस्तानी सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष। अब ये कहाँ है राहिल शरीफ? ये आज तक किसी को जानकारी नहीं है पूरी जंग के दौरान। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। यमन में जो जंग सऊदी अरब और अमेरिका और इसराइल ने शुरू की थी यमन के खिलाफ, उसमें राहिल शरीफ की अगुवाई में वो सेना लड़ रही थी, जिसमें तमाम मुस्लिम देशों की पाकिस्तान को छोड़ करके सेना शामिल थी। अब यह राहिल शरीफ कौन सी दुनिया में है किसी को पता नहीं है। देखें, मुस्लिम देशों का जो प्रॉब्लम है वो कई तरह के हैं। मुस्लिम देश बहुत लंबे वक्त तक अमेरिकी और यूरोप के इन्फ्लुएंस में रहे। ईरान उस इन्फ्लुएंस में नहीं रहा है। ईरान को दबाने की कोई ताकत अमेरिका के पास नहीं है। ईरान को किसी भी तरह से हराने की कोई ताकत, जितनी भी उस पर मिलिट्री पावर है, वो अमेरिका के पास नहीं है। ईरान से अमेरिका सीधे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता है। जंगें लड़ने के लिए, जैसा हमने बताया था, वो चाहिए पैसा। ईरान के पास पैसा नहीं है। वहाँ का डॉलर का जो करेंसी है वो बहुत लोअर स्तर पर है। और ये आपको हैरानी होगी कि एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 43,000 ईरानी रुपए, इतनी उसकी वैल्यू है। एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत है वो तकरीबन 43,000 ईरानियन जो करेंसी है उसके बराबर है। इसके बावजूद, दुनिया भर की तमाम पाबंदियों के लगे होने के बावजूद, ईरान ने खुद को बहुत ताकतवर बनाया है। ईरान ने अपनी बहुत ही ताकतवर ड्रोन आर्मी तैयार की है। ईरान ने मिसाइल्स तैयार किए हैं। ईरान ने और दूसरे क्षेत्रों में बहुत सारी जो कामयाबियां वो हासिल की हैं। ईरान के साथ दुनिया की 2 सुपर पावर उसके पीछे खड़ी हुई हैं, रूस और चाइना। जब जंग लड़ना होती है तो आपको कोई ताकतवर साथी, हिमायती जरूर चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास तो इत्तेफाक से कोई भी नहीं है। मुस्लिम देशों को छोड़िए, उसके आसपास उसके अपने लोग ही साथ में नहीं है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त अमेरिकी एक कॉलोनी है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अमेरिका की फ़ौज है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अमेरिकी हुकूमत की गुलाम है। तो पाकिस्तान की तो हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई जब तक नहीं कहेंगे अपनी तरफ से कोई एक बैन भी जारी कर दे एक लाइन का, तो पाकिस्तान को तो आप भूल जाइए। कश्मीर के लोगों का 70-80 साल तक उसने कत्लेआम कराया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा दे करके। अज़रबैजान ने कार्रवाई की और कराबाख को आर्मेनिया से वापस ले लिया। पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है जो कश्मीर को लेकर के किसी तरह की कोई एक्टिविटी कर सके।
वो अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसको पूरा करते रहे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा करके, तो पाकिस्तान को आप बिल्कुल सारे दृश्यों से, सारे सीन से बाहर कर दें उसको। पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ होता है मिलिट्री करती है। मिलिट्री पाकिस्तान की बहुत ही दुनिया की सबसे बुरी और करप्ट मिलिट्री है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बदतरीन पॉलिटिकल सिस्टम है। ये मुल्क जो बनाया था, इनके जो लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने वो बनाया था मॉडल ऑफ इस्लाम के ऊपर कि हम इस्लामी रियासत कैसी होती है वो यहाँ बनाएंगे। लेकिन वो पता नहीं डेविल ऑफ वर्ल्ड बन चुका है। और पाकिस्तान को तो सब भूल जाए, पाकिस्तान इसराइल से तो छोड़िए, वो खुद अपने अंदर जो लड़ाइयाँ उनसे नहीं लड़ सकता है। बलूचिस्तान में जो टीटीपी के आतंकवादी हैं वो हो सकता है किसी भी दिन पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लें। अब बात हम करते हैं और इसराइल को लेकर के। इसराइल एक, जैसे उसके बारे में बात होती है, बहुत ताकतवर मुल्क है। उसके बाद दुनिया की सबसे लेटेस्ट बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है और वहाँ के जो वेपन्स हैं वो दुनिया के सबसे लेटेस्ट वेपन्स हैं, सबसे शानदार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। अमेरिका, यूरोप के मुल्क उसके साथ हैं, सब कुछ उसके साथ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है जितना मीडिया बताता है। मीडिया झूठ फैलाता है दुनिया भर में, मीडिया गलत बातें बताता है, मीडिया सारी जानकारियाँ बहुत बार बाइस्ड होकर के वो झूठ बोलता है। इसराइल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बहुत ताकतवर है। पहले दिन 7 तारीख को जब हमास ने हमले किए तो इसराइल की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी और जो भी कुछ उसके पास है सबकी पोल खुल गई थी। अब फ़ौरन ही दूसरे दिन ही इसराइल ने दामन फैला दिया अपने बाप अमेरिका के सामने कि माई बाप हमको आप मदद करें। और उससे उनके पास आयरन डोम जो उन्होंने बना रखा है, जिसकी बड़ी तारीफ होती है कि ऐसा कोई इससे बेहतर कोई इस दुनिया में डिफेंस सिस्टम नहीं है। उसके गोले नहीं है उसके पास, इसराइल के पास। उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि आप हमको जल्दी से जल्दी गोले दें। 7,000 उन्होंने मिसाइल, बहरहाल जो जानकारी है, अमेरिका ने दिए हैं। अब अमेरिका ने आज फिर से मांग की है कि इसराइल की मदद करे, अमेरिका उनके पास उनकी फौजी मदद करे। तो अमेरिका बहुत ताकत और इसराइल बहुत ताकतवर नहीं है। जब से ये हमास और इसराइल का एस्केलेशन शुरू हुआ है, टकराव शुरू हुआ है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दूसरी बार मध्य एशिया में पहुंचे हुए हैं। पहली बार जब वो गए थे तो इसराइल में भी रहे। वहाँ उन्होंने कहा कि आई एम ए जियो, आई केम हियर एज ए जियो, मैं एक यहूदी हूँ और एक यहूदी की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। और उन्होंने बड़ी कोशिश की और डराने धमकाने की कोशिश की अरब के देशों को, और उन पर दौड़ डालने की कोशिश की, धमकी दी। मैं वो पहुँचे, जॉर्डन में पहुँचे, यूएई पहुँचे, बाद में सऊदी अरब पहुँचते हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के लिए। वहाँ उनकी अपने समकक्ष से मुलाकात होती है विदेश मंत्री सऊदी अरब से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, उनसे उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनको तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे का इंतज़ार करवाया और जो तयशुदा वक्त था मुलाकात नहीं की। इससे सऊदी अरब ने अपना जो रिएक्शन था वो दे दिया था। एंटनी ब्लिंकन वहाँ जो प्रस्ताव लेकर पहुँचे थे वो ये था कि गाज़ा में जो आबादी है उसको अरब के देश अपने मुल्कों में बना लें और वहाँ पर उनको सेटल कर लें। इस प्रस्ताव को सारे अरब देशों ने एक राय खारिज कर दिया था और सऊदी अरब का जो रवैया था उससे बाद में अमेरिकी सरकार बहुत परेशान हुई, खौफ में आ गई। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक हैसियत है, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बहुत बड़ी हैसियत है, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की एक पोजीशन है। जब मोहम्मद बिन सलमान ने नाराज़गी जाहिर की उसके बाद एंटनी ब्लिंकन अमेरिका पहुंच जाते हैं। उन्होंने जो बाइडेन को ब्रीफ किया होगा। जो बाइडेन के लहजे में अब से पहले और अब के में तब्दीली आई है।
वो जिस तरह से शुरू में बदमाशियाँ कर रहे थे और जिस तरह से धमकियाँ दे रहे थे, वो चीज़ें तब्दील हुई हैं। क्योंकि देखिए, मोहम्मद बिन सलमान एक ऑर्डिनरी या छोटा लीडर नहीं है, वो बड़ी पोजीशन रखता है, बड़ी ताकतवर उसकी हैसियत है। उसकी हैसियत इसलिए है कि उनका जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल्स, वो बहुत ज़्यादा हैं। मान के चलिए जैसे भारत के पास 500 रुपये हैं, तो सऊदी अरब के पास तकरीबन 85,000 हैं। ईरान, चाइना के पास 30, 32, 35,000 हैं। तो ये जो जैसे मान के चलें मेरे पास 50 रुपये हैं, सेकंड पर्सन के पास 500 रुपये हैं, थर्ड पर्सन के पास 50,000 रुपये हैं, तो ताकत किसकी ज़्यादा होगी? जिसके पास 50,000 रुपये हैं। सऊदी अरब की वही पोजीशन है, उसके पास जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत है। अब अमेरिका को सऊदी अरब की जो ग्लोबल पोजीशन है उसका अंदाज़ा है। अमेरिका नहीं चाहता कि अरब के जो देश हैं, ईरान तो सीधे सीधे चीन और रूस के साथ है, बाकी अरब के देश भी सऊदी अरब, कतार, बहरीन, यूएई और जो ओमान वगैरह जो देश हैं वो सब भी चीन और रूस से क्लब कर जाएं। तो अब सेकेंड टाइम 5 दिन के अंदर दोबारा से एंटनी ब्लिंकन फिर से पहुंचे हुए हैं मिडिल ईस्ट में। अब वो कोई नई योजना लेकर के पहुंचे होंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एंटनी ब्लिंकन को लास्ट टाइम की मुलाकात में बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि अगर हम गाजा में फ़लस्तीनी लोगों का कत्लेआम होता है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। जो हम बता रहे हैं बिल्कुल वही सेंटेंस तकरीबन इस्तेमाल हुए हैं वहाँ पर। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम तमाशबीन नहीं बने रहेंगे, हम गाजा में फ़लस्तीनी लोगों की शहादतें नहीं होने देंगे। और देखें, गाजा में जो मैक्सिमम आबादी है वो शिया मुस्लिम्स की है, वेस्ट बैंक में जो आबादी है वो अरब्स की है। गाजा को सपोर्ट करता है ईरान, वेस्ट बैंक को सपोर्ट करते हैं अरब के देश। जैसे ही गाजा से हमास ने कार्रवाई की थी, उसके बाद इब्राहिम रईसी और मोहम्मद बिन सलमान की पहली बार, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी पहली बार फ़ोन पे बातचीत हुई। ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी के क्राउन प्रिंस को बोला कि कोई भी समझौता फ़लस्तीन के साथ, इसराइल के साथ, फ़लस्तीन के मामलात को, फ़लस्तीन के लोगों के जो हक हैं उनको नज़रअंदाज करके किया जाता है तो वो अच्छा नहीं होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस हो या अरब के दूसरे देश, वो सब अरब देश इस वक्त एक जगह पर हैं। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतार, बहरीन, यूएई, ओमान और जितने मुस्लिम देश हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। ये जंग नहीं लड़ेंगे, मगर इनकी पोजीशन ये है कि जंग रुकवा सकते हैं। इनकी पोजीशन ये है कि अमेरिका को घुटनों पर ला सकते हैं। ईरान के पीछे दो सुपर पावर हैं, रशिया और चाइना। रशिया ने रगड़ के रख दिया है यूक्रेन के अंदर पूरे नेटो देश को और अमेरिका को। पूरा का पूरा जो सीन है हम अपनी रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। हमास ने जो हमले किए हैं 7 तारीख को, उसमें रशिया का बहुत बड़ा किरदार है। और रूस चूँकि अरब देशों के साथ बिल्कुल मोहब्बत वाले, दोस्ती वाले, भाईचारे वाले ताल्लुकात कायम करना चाहता है, अमेरिका जैसे मामलात नहीं कायम करना चाहता है। तो अरब के देश इस वक्त चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं और सारे देश वो उधर को जाना चाहते हैं। अब अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है। अमेरिका ईरान को खो चुका है, ईरान से उनके दोस्ती कभी नहीं हो सकती है, जबकि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के आपस के बड़े नज़दीकी और गहरे ताल्लुकात भी हैं, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन और भी चीज़ें चलती हैं, तो वो और चीज़ों के साथ ये भी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हमास की जो जंग है, हमास के साथ अगर इसराइल ज़मीनी ऑपरेशन करता है और वो अपनी सेना को
गाजा के अंदर दाखिल कराता है। तो जैसा हमने बताया, गाजा की जो टनल्स हैं ज़मीन के अंदर, वो 9 मीटर से लेकर के 30 मीटर ज़मीन के अंदर तक हैं। वहाँ लोकल उनका रेलवे नेटवर्क है, उनके बड़े बड़े असेंबली हॉल्स हैं जिसकी डायमेंशन 30 बाई 70 तक है, 30 फीट वाइड एंड 70 फीट लेंथ है उसकी। तो इतना भी है। वहाँ उनके बड़े लीडर्स अपने जो साथी लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, मशवरे करते हैं, या और जो भी मामला थे। ये जो टनल्स हैं वो इजिप्ट में भी पहुंचती हैं, वेस्ट बैंक में भी पहुंचती हैं, लेबनान में भी पहुंचती हैं। अब इसराइल अगर वहाँ पर ऑपरेशन करता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और पहले भी उसको बड़ी मार पड़ती रही है जब उसने कोशिश की है हमास के इलाके में दाखिल होने की। तो जैसे 2019 में कोशिश की थी तो इसराइल के 64 सैनिक मारे गए थे, और उससे पहले जब भी कोशिश की तो उसका बहुत सारा नुकसान हुआ। अभी भी अगर वो वहाँ दाखिल होते हैं तो हमास के जो सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग बड़ी शानदार है। उनके पास जो हथियार हैं वो सब अमेरिकी हथियार हैं, लेटेस्ट उनके पास राइफल्स हैं, वो सब अमेरिकन हैं। उधर लेबनान में हमास मौजूद है, वो हिजबुल्लाह मौजूद है। हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह हमास नहीं है, हिजबुल्लाह एक आर्मी है। 2,50,000 से ज़्यादा उसकी एक्टिव फोर्स है, 3.5 लाख से ज़्यादा उसकी रिजर्व फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास जिस तरह से किसी देश की मिलिट्री के पास वेपन्स होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। उसके पास लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स मौजूद हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, एंटी नेवल उसके पास मौजूद हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स मौजूद हैं। 2,000 से लेकर के 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह से मुकाबला इसराइल नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, और अगर देखना ही है तो सारी दुनिया एक तरफ खामोशी से बैठ जाए, हिजबुल्लाह और इसराइल को कह दे कि आपस में लड़के आपस में फैसला कर लो कौन जीता कौन हारा, तो इसराइल हिजबुल्लाह के सामने 5-10 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहर पाएगा। हिजबुल्लाह के पास न सिर्फ ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन आर्मी है, इसके अलावा उसके पास जो बिल्कुल अलग उनके जो सोल्जर्स हैं, जो उन्होंने अलग एलिट एक आर्मी बनाई हुई है, इसके 5,000 सैनिक हैं और दुनिया के बेस्ट सैनिक हैं। इसराइल की फ़ौज उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती किसी भी तरह से। तो जंग वहाँ पे अब इसराइल या वेस्ट का जो मीडिया है या अमेरिकी मीडिया है वो जिस तरह की बातें करता है, इत्तेफाक की बात है और अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि भारत का मीडिया वही बोलता है जो इसराइल का मीडिया बोलता है, जो वेस्ट का मीडिया बोलता है, अमेरिका का मीडिया बोलता है। भारत के कई सारे चैनल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो फ़लस्तीन पहुँचे हुए हैं, वो इसराइल पहुँचे हुए हैं, फ़लस्तीन नहीं पहुँचे, इसराइल पहुँचे हुए हैं। वो इसराइल में कुत्ते भौंकने के, कुत्तों को रोने की, मिसाइल्स के चलने की, धुएं उड़ने की, सड़कों की, गाजा का मुहासरा करने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक भी न्यूज़ चैनल का कोई भी रिपोर्टर आज की तारीख तक फ़लस्तीन के अंदर किसी गली में नहीं गया, गाजा के अंदर। उसने गाजा के अंदर जाकर के दिखाने की कोशिश नहीं की है कि गाजा के लोग किस मुश्किल ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो भारत का जो मीडिया है बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूरोप का मीडिया है और इसराइल का मीडिया है। फासिस्ट मीडिया, ज़ायनिस्ट मीडिया, हिंदुत्ववादी मीडिया। हमने आपको बताया था कि हिंदुत्ववादी और ज़ायनिस्ट एक ही नस्ल के लोग हैं। भारत के जो हिंदू हैं और इसराइल के जो जियो हैं, यहूदी, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो किसी तरह का टकराव, किसी तरह का खून खराबा, किसी तरह की वायलेंस पसंद नहीं करते हैं। भारत के जो हिंदू हैं वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हर एक को के दुख दर्द को समझने वाले लोग हैं। वो छोटी से छोटी जो इस दुनिया में कुदरत की प्रजाति है, चींटी, उसके ऊपर भी रहम करते हैं, उसको भी आटा चीनी खिलाते हैं, मछलियों को भी
वो खुराक देते हैं। लेकिन हिंदुत्ववादी जो है वो लोगों को तलाश करते हैं और पूछते हैं कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या पहना, तुम्हारा क्या नाम है, और वो लोगों के नाम पूछ करके हत्याएँ कर देते हैं। ट्रेन में हत्याएँ की जाती हैं, रास्ते में सफ़र करते हुए हत्या की जाती हैं, घरों में अगर लोग मौजूद हैं उनके फ्रिज चेक किए जाते हैं, तुम्हारे क्या रखा हुआ है, उनकी हत्या कर दी जाती हैं। ठीक इसी तरह से इसराइल के जो जायनिस्ट हैं, वो कट्टरपंथी यहूदी, वो वहाँ पर हत्या करते हैं। इत्तेफाक की बात है कि इसराइल के अंदर कट्टरपंथी सरकार चल रही है नेतन्याहू की लीडरशिप में। भारत के अंदर भी हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है वो चरम पे पहुंची हुई है। सरकारों में भी उसके लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी ताकतों में उसके लोग बैठे हुए हैं। तो भारत का जो मीडिया है वो सरकार का चापलूस मीडिया है, पैरों को चाटने वाला मीडिया है। वो वही खबरें दिखाता है जो इसराइल चाहता है, वो वही खबरें दिखाता है वो अमेरिका चाहता है, वो झूठी खबरें दिखाता है जो वेस्ट कहता है उनको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि इसराइल के, फ़लस्तीन के लोग, हमास के लोग इसराइल के लोग लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और उनकी जली हुई लाशों के उसने फ़ोटो जारी किए। मालूम हुआ जब फैक्ट चेक किए गए कि वो झूठी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति झूठा प्रोपेगेंडा में शामिल है जो बाइडेन, और ये लंगड़ा लूला सा पाहिज आदमी पूरी दुनिया में हत्याएं करवा रहा है और वायलेंस करा रहा है और जंगें करा रहा है। ऐसे लोग दुनिया के लिए बोझ हैं। ये एंटी सोशल लोग हैं। इनकी वजह से ये दुनिया बुराई के दौर से गुजर रही है। ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं होना चाहिए। बाइडेन बोलता है, बाद में व्हाइट हाउस को उस बयान को वापस लेना पड़ता है। व्हाइट हाउस कहता है सॉरी फॉर दैट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज सेड हमास किल्ड चिल्ड्रन वाज फॉल्स। अब आप बताएं, जब अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोलता है, अमेरिका का मीडिया झूठ बोलता है, CNN के रिपोर्टर्स ने झूठी खबरें दिखाई और बता दिया जैसे भारत में हुआ कि बालाकोट में भारत ने कार्रवाई की और भारत के मीडिया ने खबर बता दी कि 300 आतंकवादी मार दिए पाकिस्तान के अंदर, फिर 400 हुए, फिर 700 हुए। एक कौवा मारा गया था वहाँ पर। 3 टीक के दरख्त डिस्ट्रॉय हुए थे पाकिस्तान के अंदर बालाकोट की कार्रवाई के दौरान। इसी तरह से यूरोप का मीडिया और अमेरिका का मीडिया बताया था 40 बच्चों के, नॉट लोगों, 40 बच्चों के सर कलम किए हैं हमास ने। बाद में वो माफ़ी मांगते कई दिन के बाद कि नहीं, वो हमको जानकारी नहीं थी और हमारे पास इसकी कोई सही इतला नहीं थी, लेकिन और ये हमने ये खबर दी थी और वी आर सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो तीर कमान से निकल चुका होता है वो तो अपना असर दिखा चुका होता है। भारत में किसने पूछा कि 300 लोगों नहीं, एक भी नहीं मरा था? मोदी ने कभी बताया कि एक भी नहीं मरा था वहाँ पर? और हमने जो कार्रवाई की थी वो हवाई जहाज रात को उड़ेंगे, बादलों में होंगे, कोई देख ही नहीं पाएगा। मतलब लॉजिक है? कोई जहालत की कोई पैमाना है? वो मीडिया भारत का और वेस्ट का मीडिया कर रहा है। बादलों में अगर कोई प्लेन आ जाएगा तो वो रेडार नीचे वाले पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। कौन बता रहा है? भारत के प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है कि 40 लोगों की हत्याएं कर दी हैं, 40 बच्चों की हत्याएं कर दी हैं, गले काट दिए उनके, महिलाओं के, बच्चों के। अमेरिकी विदेश मंत्रालय कहता है कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और हम बयान वापस लेते हैं राष्ट्रपति का। अब ऐसे राष्ट्रपति को सही बात तो ये कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और उसको खुद सॉरी बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने फालतू में शराब पी करके नशे में था और बकवास कर दी। बुढ़ा आदमी है, उससे चल नहीं जाता, सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त गिर पड़ता है। ऐसे सड़ी हुए लोगों के हाथों में दुनिया चल रही है। फ़लस्तीन के अंदर
गाज़ा के अंदर अगर इसराइल ने कत्लेआम किया तो आप देखेंगे बड़ी वहाँ पे ह्यूमन क्राइसिस क्रिएट होगी और हमास को इसराइल कितना भी जोर लगा ले हरा नहीं पाएगा। आप ये देखिएगा, आप मीडिया पे मत जाइए, फैक्ट्स पे जाइए। 9 मीटर से लेकर के 30 मीटर ज़मीन के अंदर तक मौजूद हैं। उन हमास के लोगों के पास तकरीबन 350 किलोमीटर तक दूरी की मार करने वाली मिसाइल्स मौजूद हैं। एंटी एयरक्राफ्ट उनके पास मिसाइल्स मौजूद हैं, मोर्टार रॉकेट मौजूद हैं और उनके पास ड्रोन्स मौजूद हैं। तकरीबन 55,000 हमास के लड़ाके हैं, जिनसे इसराइल की 1.5 लाख 1,60,000 फौज को लड़ना होगा। अब इसराइल की फौज के पास क्या हुआ? अच्छी टेक्नोलॉजी वाले हथियार। हमास के पास क्या हुआ? दीन की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आप यकीन जाने, दुनिया में कोई भी जो अपनी ईमान पे कायम है वो उसको नहीं हरा सकता है। हम किसी का पक्ष लेते हुए ये बात नहीं कह रहे हैं। वी आर नॉट सपोर्टिंग हमास और फ़लस्तीन, नॉट गोइंग अगेंस्ट इसराइल और एनी अदर, बट वी आर टॉकिंग द फैक्ट्स। क्योंकि फ़लस्तीन के लोग जुल्म सह रहे हैं तकरीबन 80 सालों से। लाखों लोग उनके उजाड़ दिए गए। वहाँ की अदालत इसराइल की फ़लस्तीन की आबादियों को खाली करने का हुक्म दे दीजिए और कह दीजिए कि नहीं, यह जो आबादी है वो यहाँ इसराइली रहेंगे और फ़लस्तीनी यहाँ से माइग्रेट कर जाएं। अदालतों का ये काम होता है। अदालतें झूठे फैसले सुनाती हैं। अदालतें ऐसा काम करती हैं कि ढा दो, मतलब कोई भी लाखों लोग पहुँच जाएँ, किसी की भी इबादतगाह को ढा दें, दिन के वक्त में ढा दें, पूरी दुनिया की आंखों के सामने गिरा दें इबादत खाने को, जो ऐतिहासिक इमारत हो। और अदालत आदेश जारी कर दे कि नहीं साहब, उसमें कोई गुनहगार नहीं है, सब बेगुनाह है। जिन्होंने इबादत गाह गिराई सब बेगुनाह है, किसी को भी सज़ा नहीं होगी। सब आप अपने आराम से रहिए और रैलियाँ निकालिए, मौजे कीजिए, इलेक्शन लड़िए और मिनिस्टर बनिए, MP बनिए। अदालत हुक्म दे देती है कि ये जो इबादत खाना था वो इनको दे दिया था। डकैती डालोगे आप? ये इंसाफ है? कैसे अनह्यूमन एक्ट, ऐसे अगेंस्ट ह्यूमन लॉ ऑफ नेचर। आप इबादत गाहें किसी की भी गिरा देंगे, दिन दहाड़े गिरा देंगे, लाखों की तादाद गिरा देगी और अदालत कहेगी कि कोई भी गुनहगार नहीं है, सब बरी। और वही अदालत कहेगी कि ये जो जगह है वो दे दी जाती है, तुम अपना इबादत खाना बना लो। आप मान के बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये जंगें चलती रहेंगी ज़िंदगी भर, कभी ख़त्म नहीं होंगी। लोग दब जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खामोश हो जाते हैं एक वक्त पर, मगर वो लावा जो अंदर पकता है वो पकता रहता है। इसराइल के अंदर यही सिचुएशन है। फ़लस्तीन के लोग लड़ते रहेंगे इसराइलियों की, जालिम इसराइलियों की, नॉट जियोस, नॉट यहूदी, जालिम इसराइलियों की आखिरी सांस तक। वो हारेंगे नहीं। इसराइल में है क्या? कुछ भी नहीं है उसके पास। वो गुब्बारा है, ज़रा इधर में चुटकियों में फूट जाएगा। किसी से भी नहीं लड़ सकता इसराइल, उसकी ताकत ही नहीं है उसके पास। बहरहाल, आप जो हमने बात की वो ना तो इमोशंस में है, ना किसी को कमतर साबित करने के लिए, ना किसी की बेहतरी साबित करने के लिए। सच्चाई के पर हमने अपनी बात की और सच बोलना
इंसान के लिए ज़रूरी होता है। आप अगर झूठ पे बात करते रहेंगे तो आप कहते रहें कुछ भी, उसकी कोई मतलब नहीं होता उसका। फिर से बता दें, एंटनी ब्लिंकन पहुंचा हुआ है, जो विदेश मंत्री अमेरिका का। लास्ट टाइम जब वो पहुंचा हुआ था 5 दिन के अंदर, ये सेकंड टाइम है उसका। सऊदी क्राउन प्रिंस ने उसको बहुत बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। अमेरिका परेशान है। सऊदी अरब एक बहुत ताकतवर मुल्क है, और सऊदी अरब अकेला नहीं है, उसके साथ में बहुत बड़ी पूरी उसकी टीम है। उसमें यूएई के मुल्क शामिल हैं, उसमें अफ्रीका के मुल्क शामिल हैं, उसमें वेस्टर्न मुल्क शामिल हैं, उसमें और एशिया के मुल्क शामिल हैं सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब की अपनी जो पोजीशन है, उसके अपने जो रिजर्व्स हैं, उसके पास जो पैसा है उसकी वजह से, पेट्रोल है उसकी वजह से। तो अब देखते हैं एंटनी ब्लिंकन कौन सी दूसरी अपनी वो लेकर के पहुंचा हुआ है मसौदा। इस बीच हमास ने टेल अवीव में और एस्कलोन में बीती रात बड़ी कार्रवाइयाँ की। टेल अवीव में कई सारे रॉकेट दागे। इसराइल हमास को नहीं हरा सकता, मोटी मोटी बात इतना है। वो आसमान से कितनी भी बम गिरा ले, कितनी भी इमारतें गिरा दे, कुछ भी कर दे, हमास को नहीं हरा सकता। ज़मीन की लड़ाई तो उसके बाप के बस का नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बहुत अच्छा होगा।